करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने जो एचटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट के लिए जो साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2021 के एचटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो एग्जाम रहेगा ये PRT के लेवल 1 का एग्जाम रहेगा। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊँगी। साथ के साथ आपको नोट डाउन करना है जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ताकि आपको इन सब चीज़ों से बहुत सी हेल्प मिलेगी अगर आप साथ के साथ नोट डाउन करते हैं और चीज़ें साथ के साथ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आप लगभग 5 ईयर प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे तो आपके 20 या 25 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफ़ेद कार्ड कितने हैं? तो ये रोसा स्याही धब्बा परीक्षण है, ये किसने दिया था? ये दिया था हरमन रोसा ने। किसने? हरमन रोसा ने। और ये बुद्धि मापन का एक टेस्ट रहेगा, इंटेलिजेंस मापन का टेस्ट रहेगा। और इसमें लगभग पूछा गया है कि काले व सफ़ेद कार्ड कितने हैं। तो काले व सफ़ेद कार्ड इसमें कितने रहेंगे? काले व सफ़ेद कार्ड रहेंगे 5 सफ़ेद कार्ड रहेंगे। अगर टोटल पूछा जाए तो इसमें 10 कार्ड थे। टोटल कितने थे? 10 कार्ड थे। उनमें से 5 तो ब्लैक एंड वाइट थे, ब्लैक एंड वाइट 5 थे। लेकिन उसमें से 2 ऐसे थे जिनमें रेड भी शामिल था। रेड, ब्लैक और वाइट कलर का थे। रेड, ब्लैक, वाइट 2 थे और बच गए कितने? 3 थे। जो थे वो थे मल्टी कलर के थे। तो अगर पूछा जाए आगे से रेड, वाइट, ब्लैक कितने थे, तो 2 थे और मल्टी कलर के कितने थे? 3 थे। तो ये जो हमारा इसका आंसर रहेगा काले व वाइट, सॉरी ब्लैक एंड वाइट रहेंगे कितने? 5 रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो हमें पता है व्यवहारवादी कौन कौन से हैं, आपको सबके नाम याद होने चाहिए। वॉटसन है, वॉटसन, स्किनर भी व्यवहारवादी है और हल भी व्यवहारवादी रहेंगे। लेकिन हमें पता है फ्रायड का संबंध मनोविश्लेषणवाद से था, ये व्यवहारवादी नहीं है। इनके अलावा वुडवर्थ जिनके बारे में हमने बहुत सा जो कथन है वो भी पढ़े होंगे। और इसका एक फेमस क्योट है जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और फिर उसने मन का त्याग किया और लास्ट में उसने क्या? व्यवहार के विज्ञान को अपनाया। तो ये क्या रहेगा? ये वुडवर्थ से संबंधित क्योट रहेगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फ्रायड का संबंध रहेगा मनोविश्लेषणवाद से। और एक थॉर्नडाइक को भी क्या माना जाता है? व्यवहारवादी माना जाता है। तो मैंने कितने व्यवहारवादी बताए हैं? वॉटसन, स्किनर, हल, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, ये सब क्या है? व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो आपको बतानी है कि कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष से संबंधित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहेगा, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको आपको क्लियर करके जाना है। टोटल 8 अवस्थाएं हैं और 8 अवस्थाओं का टाइम पीरियड तो आपको एटलीस्ट याद ही रखना है। और इसमें से आपको ये भी याद रखना है इस अवस्था में क्या है। और इनके लिए मैं एक मैराथन क्लास लूँगी जिसमें आपको सभी चीज़ें क्लियर करवाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो दी हुई है उनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। जैसे टर्स्ट वर्सेज मिसट्रस्ट है। तो ये जो विश्वास बनाम अविश्वास है, ये जो अवस्था रहेगी ये रहेगी, जो पहली अवस्था रहेगी वो रहेगी। और ये 0 से 2 वर्ष इसका टाइम पीरियड रहेगा, 0 से 2 वर्ष। सेकंड अवस्था रहेगी हमारी ऑटोमनी वर्सेज सेम एंड डाउट। तो ये वाली जो रहेगी ये सेकंड रहेगी और इसका टाइम पीरियड रहेगा 2 से 3 वर्ष। और थर्ड अवस्था रहेगी हमारी इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। तो इसमें जो टाइम पीरियड रहेगा 3 से 6 रहेगा। और फोर्थ नंबर पे रहेगी हमारी इंडस्ट्री वर्सेज इन्फिनिटी और इसका टाइम पीरियड रहेगा 6 से 12 वर्ष। हिंदी में बोला जाता है परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, या फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अध्यवसाय। कुछ हिंदी के जो वर्ड हैं वो थोड़े अजीब से होते हैं, आपको इंग्लिश में याद करना है इन सबको। हर जो इसकी जो वो रहेगी अवस्था रहेगी उसका नाम हिंदी में अलग मिलेगा। हर जो एग्जाम है उसमें भी अलग अलग मिलेगा, इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी आप इनके नाम इंग्लिश में याद कर लें। इंग्लिश में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो पहली रहेगी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, तो 0 से 2 वर्ष। दूसरी रहेगी ऑटोमनी वर्सेज सेम एंड डाउट जो कि रहेगी 2 से 3 वर्ष। और फिर इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट रहेगी 3 से 6 वर्ष। और इंडस्ट्रीज वर्सेज इन्फिनिटी रहेगी 6 से 12 वर्ष। ये 4 अवस्थाएं तो दी हुई हैं। आगे हैं आइडेंटिटी वर्सेज कन्फ्यूजन जो कि 12 से 18 वर्ष रहेगी। ये जो 8 अवस्थाएं हैं वो हम आगे क्लियर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनका मैंने आपको बता दिया, इनका आप याद रख लेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडस्ट्री वर्सेज इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि 6 से 12 वर्ष आयु से संबंधित है। और इसमें जो बच्चा है परिश्रम का महत्व समझने लगता है। अगर उसे काम करने के लिए दिया जाता है तो उसमें परिश्रम का भाव उत्पन्न हो जाता है। और अगर उसे काम करने से मतलब काम नहीं दिया जाता है तो उसमें क्या? आलसपन आ जाता है और वह परिश्रम करने से उसमें हीनता का भाव हो जाता है, अगर उसको कोई काम नहीं दिया जाता है। तो नेक्स्ट है, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति से संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं,
उस स्थिति को फिर से अधिक संभावना होती है सीखने का। यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। और ये स्किनर ने भी कहा है, स्किनर ने पुनर्बलन पर जो जोर दिया है, उसने कहा है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो अगर हमें उसके कार्य करते टाइम संतोषजनक रिजल्ट मिलता है तो हम उस कार्य को करने की फिर से कोशिश करते हैं, नहीं तो हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। तो इस मेरे हिसाब से तो इसका स्किनर होना चाहिए था। इसका लेकिन आंसर की में थॉर्नडाइक है, आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है, प्रेरणा प्रबल हर्ष सिद्धांत के प्रदाता कौन हैं? तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। ये दी थी किसने दी थी? C.L. हल के द्वारा। और इसकी जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की जो जिसमें नीड आ जाती है, नीड, ड्राइव और प्रोडक्शन, ये तीनों जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में ये पूछे जाते हैं, कौन कौन से जो तत्व शामिल होते हैं, नीड, ड्राइव और रिडक्शन इसमें आ जाते हैं। तो ये दी थी C.L. हल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है, व्यक्तित्व अध्ययन की है कौन सी विधि है? तो व्यक्तित्व अध्ययन की कौन सी विधि है? यहाँ पे हमें पता है कि शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। तो ये विभक्त किया है, तो ये पर्सनैलिटी की कौन सी विधि रहेगी? उसने क्या बताए थे? प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के। तो ये प्रकार विधि है। कौन सी है? प्रकार विधि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है? यहाँ पे पूछा है कि जो लर्नर सेंटर है वह कौन सी नहीं है? बाकी सभी लर्नर सेंटर है, एक लर्नर सेंटर नहीं है। तो कौन सी नहीं है? सहकारी अधिगम, बिल्कुल सभी बच्चे मिलजुल कर करेंगे तो वो क्या रहेगी? लर्नर सेंटर रहेगी। नेक्स्ट है समस्या समाधान, इसमें भी बच्चा समस्या समाधान अपने आप कार्य करता है, तो ये भी क्या है? लर्नर सेंटर है। व्याख्यान, जिसको लेक्चर मेथड बोला जाता है, ये क्या है? ये टीचर सेंटर रहेगा, लर्नर सेंटर नहीं है। परियोजना भी, प्रोजेक्ट भी बच्चा अपने आप करता है, ये भी क्या है? लर्नर सेंटर है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो जो बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? तो ये त्रि से कई सिद्धांत हैं बुद्धि के, आपको याद रखना है। एक तो है त्रिकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत जो कि किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था, स्पीयरमैन ने। और इसमें एक तो इसने जनरल फैक्टर बताया था और एक स्पेसिफिक फैक्टर बताया था। और इसके जो तीसरे कारक का नाम पूछा जाता है कई बार, वो होता है समूह कारक, आपको याद रखना है। समूह कारक होता है तीसरे फैक्टर का नाम। त्रिकारक दिया था स्पीयरमैन ने। फिर पूछा जाता है त्रितंत्र सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत है वो दिया था स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने, आपको याद रखना है। और एक पूछा जाता है त्रिसत्रीय सिद्धांत, त्रिसत्रीय दिया था कैरोल ने। और त्रिआयामीय तो हम करेंगे ही, त्रिविमीय या त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया है J.P. गिलफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? J.P. गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। और इसमें जो तत्व बताए जाते हैं J.P. गिलफोर्ड ने जो त्रिविमीय सिद्धांत में दिए हैं वो दिए हैं, पहले 120 दिए थे लेकिन वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए हैं? 180 हो गए हैं। तो आपको देखना है ऑप्शन में, अगर इसके कई बार तत्व भी पूछ लिए जाते हैं तो वर्तमान में 180 हैं, पहले 120 थे। नेक्स्ट है, वृद्धि विकास उत्पाद है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वृद्धि एवं विकास का उत्पाद कौन है? ये हमारा वातावरण और आनुवंशिकता दोनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट को कौन सा प्रभावित करता है? भौगोलिक वातावरण बिल्कुल प्रभावित करता है। पौष्टिक भोजन भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है। अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर अच्छा नहीं होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी, अगर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ज़्यादा मात्रा में हार्मोन रिलीज करेंगी तो हमारे जो शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? ये आप लिख के ले लेना, हर एग्जाम में पूछा गया है। मैंने अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर करवाए हैं हर एग्जाम में है। तो जन्मजात अभिप्रेरक यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जन्मजात अभिप्रेरक हमें पता है कौन कौन से हैं, भूख, प्यास, नींद, दर्द, ये सब क्या है? हमारे जन्मजात हैं। लेकिन जो कि उपलब्धि है वो जन्मजात नहीं है। तो आपको बस याद रखना है कौन कौन से जन्मजात है, भूख, प्यास, नींद, विश्राम, ये सब क्या है? हमारे जन्मजात हैं। नेक्स्ट है, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? तो इसमें पूछा गया है कि किससे बचने के लिए? सजा से बचने के लिए नैतिक विकास के सिद्धांत में किस अवस्था में सम्मिलित किया गया है? हमें पता है कि इसने जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 लेवल दिए हैं और 3 लेवल की, हर लेवल की 2 अवस्थाएं हैं। तो एक है, तीनों लेवल, इसमें लेवल ही पूछा गया है तो हर लेवल में 2 अवस्थाएं आती हैं। तो ये जो बात है सजा से बचने के लिए, छोटा बच्चा ही ऐसा काम करता है सजा से बचने के लिए। आज्ञाकारिता की अवस्था को क्या कहा जाता है कोहलबर्ग ने? तो इसमें ये पूर्व पारंपरिक नैतिकता स्तर आ जाएगा, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी आ जाएगी। और उसमें भी अगर अवस्था पूछी जाए तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाली जो अवस्था है वो आ जाएगी हमारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज्ञा पालन, और हिंदी में बोला जाता है आज्ञा पालन है, दंड अवस्था आ जाएगी। और जो लेवल आ जाएगा हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल आ जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अंतर संबंधों का सिद्धांत, जी बिल्कुल। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, जो हमारा विकास है वो विकास के जो एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि फिजिकल विकास रिलेटेड है मेंटल डेवलपमेंट से, क्योंकि जो अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छे से नहीं सोच पाएंगे। इस तरह से ये आपस में अंतर संबंधित हैं। भिन्नता का सिद्धांत, बिल्कुल ये भी है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। पृथक्करण का सिद्धांत, अलग का सिद्धांत कोई नहीं है तो ये नहीं होगा। दिशा का सिद्धांत भी है, तो दिशा के अनुसार जो हमारा विकास है वो दो तरह से होता है। एक सिफेलोकोडल तरीके से होता है जिसमें सिर से पैर की तरफ होता है, इंग्लिश में बोला जाता है सिफेलोकोडल, और एक प्रोक्सीमोडिस्टल होता है जो कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये जो मैकडूगल ने दिए हैं मूल प्रवृत्ति, 14 मूल प्रवृत्तियां दिया है और उसके हर मूल प्रवृत्ति का एक संवेग है। इन सबको आप रट लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। मैकडूगल द्वारा दी गई जो मूल प्रवृत्तियां हैं और उसमें संवेग लिखा हुआ है। पलायन का भय, बिल्कुल भय होता है तो हम क्या कर जाते हैं? पलायन कर जाते हैं। कोई भी किसी भी बच्चे को अगर भय लगता है तो क्या हो जाता है? वो पलायन कर जाता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसमें पूछा है नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो आगे देखिए, फिर है अपकर्षण, क्रोध, जिज्ञासा, आश्चर्य, बिल्कुल जिज्ञासा, इसका ये भी सही है। शरणागति, विषा, डिस्ट्रेस, फील डिस्ट्रेस, ये भी सही है लेकिन ये नहीं होगा। अपकर्षण का क्रोध नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है और इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। ये किस प्रकार के अधिगम हस्तांतरण का एक उदाहरण है? हमें पता है अधिगम हस्तांतरण 3 प्रकार के होते हैं, जो लर्निंग ट्रांसफर हैं। ट्रांसफर ऑफ जो लर्निंग है वो 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव में अगर हमारा पहले सीखा हुआ ज्ञान आगे सीखे वाले ज्ञान में कार्य कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है आगे सीखने, अगर हम आगे जो ज्ञान सीख रहे हैं उसको सीखने में हेल्प कर रहा है तो वो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। नेगेटिव ट्रांसफर होगा अगर हमारा जो पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान आगे हम जो ज्ञान सीखते हैं उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वो क्या होगा? नेगेटिव ट्रांसफर होगा। जीरो ट्रांसफर, न तो वह मदद कर रहा है जो हमारा पूर्व ज्ञान है और न ही बाधा डाल रहा है तो वो जीरो ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है देखना आप, गर्ल्स का गर्ल्स मैडम ने पढ़ाया था लेकिन वुमेन का वह वुमेन्स ही बना देता है, लेकिन वुमेन का वुमेन्स नहीं होता है, वुमेन ही होता है। इसमें WOMEN वुमेन हो जाता है। तो इसमें बच्चे ने क्या किया, जो मैम ने बताया था बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही कर दिया। तो इसमें क्या बच्चे ने क्या कर रहा है? ये बाधा उत्पन्न कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि होना चाहिए वुमेन लेकिन ये वुमेन्स कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, आपको ये ध्यान रखना। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा नेगेटिव ट्रांसफर इसका आंसर आता है, क्योंकि बच्चा जो पूर्व का ज्ञान है वही यूज करके आगे का जो क्वेश्चन है वो कर देता है, वो सही होता है या गलत, आगे वाला हमेशा गलत मिलता है। तो हमें पता है वुमेन का वुमेन्स नहीं होता है तो इसलिए ये क्या कर रहा है? गर्ल्स के हिसाब से बना देता है जिससे कि ये गलत होता है। तो इसलिए उसके हिसाब से ये क्या होगा? बाधा उत्पन्न कर रहा है उसके नॉलेज को गेन करने में। तो ऋणात्मक जो ट्रांसफर है वो हो जाएगा इसमें, नेगेटिव ट्रांसफर। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? तो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? शारीरिक, मानसिक, हमें पता है जो क्रिएटिविटी है वो हमेशा मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है? प्रोजेक्टिव मेथड पूछा हुआ है, तो कौन सा प्रोजेक्टिव मेथड है? तो इसमें प्रोजेक्टिव मेथड कौन सा है? तो इसमें देखना, जिसमें बच्चों को प्रोजेक्ट मिला हो, खेल व ड्रामा, साक्षात्कार, आत्मकथा और अवलोकन। तो इसमें ये क्या रहेगा? इसमें सब्जेक्टिव रहेगा, आत्मकथा भी सब्जेक्टिव है, अवलोकन भी क्या है? सब्जेक्टिव है। इसमें वह खुद के विचार बता रहा है इन सब में खुद से रिलेटेड, लेकिन जो खेल और ड्रामा है वो क्या है? वो प्रोजेक्टिव मेथड है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है, बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार है, शाब्दिक समूह परीक्षण, अशाब्दिक समूह परीक्षण। तो बुद्धि का जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से क्लियर करना, वहां से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो बुद्धि का जो परीक्षण है वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। बुद्धि के 2 तरह के परीक्षण हैं, एक व्यक्तिगत और सामूहिक। सामूहिक और फिर आगे इनके भी दो टाइप हैं, वर्बल नॉन वर्बल। तो वर्बल और नॉन वर्बल, तो यहाँ पे वर्बल कौन सा होगा? शाब्दिक होगा, और नॉन वर्बल क्या होगा? अशाब्दिक होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जो आर्मी अल्फा परीक्षण है, तो आर्मी हमें पता है इसमें बहुत से लोगों का एक साथ टेस्ट किया जाता है, तो ये व्यक्तिगत तो नहीं है, ये सामूहिक है। लेकिन पूछा गया है कि ये वर्बल है नॉन वर्बल है, तो ये क्या आएगा? ये वर्बल आएगा। इसमें ये वर्बल है और इसमें और भी टेस्ट है, जैसे आर्मी अल्फा है, आर्मी बीटा भी नॉन वर्बल में आ जाएगा, सॉरी वर्बल में आ जाएगा। और आर्मी सामान्य, आर्मी से रिलेटेड जितने भी हैं वो किस में आएंगे? सामूहिक और वर्बल में आएंगे। और एक शिकागो परीक्षण भी किस में आएगा? शिकागो परीक्षण भी वर्बल में आएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? सामूहिक और शाब्दिक परीक्षण है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि और अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं की द्योतक है? तो अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि, अधिगम शैली में अंतर, ये सभी किससे रिलेटेड है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं से रिलेटेड है, इंडिविजुअल डिफरेंस से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार यह कहलाता है। हमें पता है छोटी बालिका किसके कपड़े बदल रही है? गुड़िया के बदल रही है। और वह गुड़िया के कपड़े क्यों बदल रही है? क्योंकि वह गुड़िया को सजीव व्यक्ति की तरह ट्रीट करना करती है। तो जब हम किसी भी वस्तु को सजीव व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं तो उसमें जो पियाजे ने उसे जीववाद कहा है। क्या कहा है? जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान लिया जाता है, बच्चे लिविंग थिंग मान लेते हैं, तो वो जीववाद की अवस्था में, तो एनिमिज्म इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो सिद्धांत है इनको आप इंग्लिश में याद करें, मैंने पहले भी बोला है, तो बिल्कुल आपके ठीक रहेंगे। हिंदी में याद करोगे तो कन्फ्यूज ही रहोगे। इंग्लिश में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 नाम है, हिंदी में हज़ारों नाम है, जितना याद करोगे उतना भूलोगे। तो इसमें अंतर्दृष्टि सिद्धांत है जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, उसको गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसने दिया था? कोहोलर ने। और कोहोलर किससे संबंधित था? गेस्टाल्टवादी था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। इसमें अंतर्दृष्टि सिद्धांत में क्या होता है? इसमें अचानक से क्या होता है? व्यक्ति के अंदर सूझ विकसित होती है। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? बंदर पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की विधि नहीं है? तो ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ये 3 अवस्थाएं दी हैं ब्रूनर ने, लेकिन जो आंकिक है वो नहीं दी है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपको इनको भी इंग्लिश में याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी में अलग अलग बार अलग अलग नाम होता है। तो आपको याद रखना, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक किसने दी थी? ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये दी है। कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है? न्यूमेरिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि रब्दि सोहन से भिन्न है, ये भिन्नताएं क्या कहलाती हैं? तो ये भिन्नताएं हमें पता है, व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी अंतः व्यक्तिक विभिन्नताएं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? टोरेंस ने एक परीक्षण दिया था जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, और उसमें उसने जो कुछ पुराने और नए कामों के बीच में क्या किया था? रिलेशन को जोड़कर दिखाया था। कुछ पुराने और नए कामों को रिलेशन को जोड़कर दिखाया था। फिर उसके अंदर से कुछ यूजुअल जो प्रोडक्शन है वो करनी थी। तो इसमें जो टोरेंस से कौन सा संबंधित नहीं है? साधारण उपयोग संबंधी कार्य, युग्मों के मध्य नवीन संबंध से, न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पेयर रिलेटेड टास्क। पेयर रिलेटेड टास्क नहीं किया था उसने, पुराने और नए कामों के बीच में क्या किया था? रिलेशन किया था। तो पेयर रिलेटेड कोई टास्क नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तहतव नहीं है? तो सहकारी अधिगम का तहतव कौन सा नहीं है? तो इसमें क्या? बड़ा समूह, विद्यार्थियों की अंतःक्रिया, अन्योन्याश्रितता, व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी। तो ऑप्शन, विद्यार्थियों की इंटरेक्शन तो होनी चाहिए, क्योंकि क्या है? सहकारी अधिगम है, तो तभी वह सफल होगा। इंटरडिपेंडेंस भी होते हैं बच्चे, एक दूसरे के समूह में बातें करते हैं। व्यक्तिगत और सामुदायिक जिम्मेदारी भी होती है उनके समूह के प्रति। तो बड़ा समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाता है? तो बालक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको बोला जाता है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। जो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है ये किससे रिलेटेड है? उपलब्धि, अभिवृत्ति, अधिक्षमता और व्यक्तित्व। तो ये किससे रिलेटेड रहेगा? जो ये दिया था किसने? ये जो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है ये लियोपोल्ड ने दिया था। किसने दिया था? लियोपोल्ड ने, और पूरा नाम लिया जाए तो लियोपोल्ड बैलक ने दिया था। और ये व्यक्तित्व से रिलेटेड है। किससे? व्यक्तित्व से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो हमें पता है संकेत तो किसको समझाते हैं? जो सुन नहीं सकता। तो जो सुन नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हियरिंग डिसेबल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो समूह कारक, तो ये थ्रस्टन ने दिया था। समूह कारक, कारक से रिलेटेड और बता देती हूँ। बीने ने दिया था एक कारक दिया था बीने ने। दवी कारक दिया था स्पीयरमैन ने, और जिसमें उसने एक जनरल फैक्टर बताया था, एक स्पेसिफिक फैक्टर बताया था। और एक बहु कारक पूछा जाए तो थोर्नडाइक ने, और समूह कारक दिया था थ्रस्टन ने। तो ये कारक से रिलेटेड जितने भी थे मैंने आपको बता दिए हैं। बहु कारक थोर्नडाइक ने, समूह कारक थ्रस्टन ने, एक कारक बीने ने, द्वि कारक स्पीयरमैन ने, और 3 कारक भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। नेक्स्ट है, बेसल आयु के मापन से संबंधित है। अभिरुचि, बुद्धि,
अधिकता, तो ये बुद्धि के मापन से संबंधित है बेसल आयु। और बेसल आयु, जो बेसल एज है उसको बोला जाता है जिस एज का बच्चा है अगर वह उस एज तक के क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कर पाता है तो वह बेसल एज में बोला जाता है, जिसको ये किससे रिलेटेड रहेगी, बुद्धि से रिलेटेड रहेगी। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। तो यहाँ से ये 3 जो अधिगम अक्षमताएं हैं तो आपको रट के ही जानी है, यहीं से आ जाएगा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। तो डिस्ग्राफिया से रहेगी हमारी लेखन अक्षमता, राइटिंग डिसेबिलिटी, रीडिंग रहेगी हमारी डिसलेक्सिया, और एक डिसकैलकुलिया रहेगी गणन संबंधी जो अधिगम असमता है। तो ये क्या रहेगी, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, ये तीनों से ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि एस्टेट 2023 जो 21 का पेपर था वो पीआरटी का था, ये मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और जो लेवल है वो कभी भी इससे ईजी नहीं आता है, ये लगभग मॉडरेट लेवल का जो पेपर है इससे ऊपर ही ऊपर पेपर आता है। तो इस आपको देख लेना आपकी तैयारी कैसे, नहीं तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।